हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर नंबर 1 संविधान सभा, जिसमें स्टूडेंट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संविधान सभा से और रिलेटेड सारे पहलुओं के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये लेक्चर सीरीज़ आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। लाइक अगर आप एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एसएससी की एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, या आप एयरफोर्स, नेवी या आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जीएस सेक्शन इन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। सो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, जिसमें हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान सभा के बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट लेक्चर। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इसके पृष्ठभूमि को जानने से पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या भारत का संविधान जब देश में नहीं था तो क्या बिना किसी कानून या बिना किसी रेगुलेशन के तहत देश को चलाया जाता था। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रॉपर था नहीं, वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए कानून और नियमों पर आधारित एक शासन चलता था, जिसमें भारतीयों का ज़्यादा हनन होता था, भारतीयों को उतने रूप से अधिकार नहीं मिलते थे। भारत शासन अधिनियम 1935 था और उसी के मैक्सिमम पहलू को हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए हैं। सो चलिए हम बात करते हैं इसके पृष्ठभूमि के बारे में कि संविधान सभा बनने की बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, देखिए हमारा देश 200 साल की गुलामी करता है अंग्रेज़ों से। ठीक है, फिर उसके बाद अब धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन के तहत भारतीय लोगों के अंदर इतनी बात की जागरूकता हो जाती है कि सिर्फ देश आज़ाद होने से नहीं काम चलेगा, देश को संचालित करने के लिए एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, यानी एक अपना संविधान चाहिए। सो संविधान सभा के गठन का जो पहली बार विचार कोई व्यक्त करता है तो वो 1934 में करते हैं वामपंथी नेता एम.एन. रॉय। यानी एम.एन. रॉय पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने संविधान सभा के गठन का विचार किया था। इसी के साथ 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव अंग्रेज़ों के पास रखा जाता है। और लीगली अगर देखा जाए तो उस टाइम हमारे देश में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भारत का नेतृत्व कर रहा था, भारतीय लोगों का नेतृत्व कर रहा था, सन 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की आधिकारिक मांग की जाती है। यानी अंग्रेज़ों के सामने ये प्रस्ताव रखा जाता है कि इंडिया के लिए एक संविधान सभा चाहिए जो संविधान का निर्माण करेगा। 1938 में स्टूडेंट जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार की बात कही। मतलब कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो जो लोगों का चयन होगा, जो संविधान सभा में लोगों का नियुक्ति होगा या गठन होगा, वो वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा। मतलब वो इलेक्ट करके आएंगे बेसिकली। ऐसा नहीं है कि कोई भी संविधान सभा में पार्टिसिपेट कर लेगा। सो इस स्लाइड से स्टूडेंट 3 बात आप याद रखेंगे। मैं इस बात का एकदम ध्यान रखूंगा कि किस टॉपिक से सवाल बन सकते हैं आपके इस एग्ज़ाम में, इन एग्ज़ाम्स में। ठीक है, सो पहला सवाल आपका बनेगा एम.एन. रॉय से कि सबसे पहली विचार कौन करते हैं, एम.एन. रॉय। दूसरा आपका बनेगा राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1935 में संविधान सभा का आधिकारिक मांग करता है। ठीक है, एंड 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा वयस्क मताधिकार की बात कही जाती है। देखिए होता क्या है कि नेहरू जी अंग्रेज़ों के पास ये प्रपोज़ल रखते हैं। नेहरू जी अपना प्रपोज़ल अंग्रेज़ों के पास, ब्रिटिश के पास रखते हैं और ब्रिटिश ने उनके इस प्रस्ताव को मान लेता है। ठीक है, नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया और ये प्रस्ताव 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है।
आपने नॉर्मली हिस्ट्री में पढ़ा होगा अगस्त प्रस्ताव के बारे में। बेसिकली अगस्त प्रस्ताव कुछ और नहीं था, यही था जो नेहरू जी के तरफ से संविधान सभा के गठन का जो प्रस्ताव पेश किया गया था उसको 1940 में स्वीकार्य मिलता है, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये प्रस्ताव तो स्वीकार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार 1942 में भारत में एक मिशन भेजती है, क्रिप्स मिशन। सर स्टेफर्ड क्रिप्स इस मिशन के अध्यक्ष होते हैं। उनके नेतृत्व में एक यहाँ पे मिशन भेजा जाता है कि आप जाइए और इंडिया में संविधान सभा के गठन का आप निर्माण कीजिए, बेसिकली संविधान सभा का गठन कीजिए। ठीक है, संविधान सभा के निर्माण के लिए भारत में क्रिप्स मिशन आता है, जिसे मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। बेसिकली क्रिप्स मिशन ये प्रस्ताव लेकर आता है कि संविधान सभा का गठन कैसे होगा, बट जो मुस्लिम लीग है वो इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। रीज़न ये होता है कि मुस्लिम लीग द्वारा 2 स्वायत्त राज्यों की मांग की जाती है। मतलब मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो इस बात पे अडिग थे कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो सबसे पहले 2 राज्य में डिवाइड कर दीजिए, इंडिया और पाकिस्तान जैसा आज है। इस बात को क्रिप्स मिशन मानता नहीं है और ये मिशन फेल हो जाता है। ठीक है, संविधान सभा का गठन ये मिशन नहीं कर पाता है। ठीक है, अब यहां से लीगली कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान सभा का गठन होना शुरू होता है। क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है भारत में, क्योंकि मुस्लिम लीग द्वारा उसका बहिष्कार कर दिया जाता है बेसिकली। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1946 में 3 सदस्यों द्वारा कैबिनेट मिशन भेजता है। अब इसको कैबिनेट मिशन इसलिए कहा गया कि ये जो 3 सदस्य इंडिया में आते हैं वो ब्रिटिश कैबिनेट के मंत्री होते हैं, इसीलिए इस मिशन को स्टूडेंट कैबिनेट मिशन कहा जाता है। जिसके हेड होते हैं हमारे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। बाकी 2 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंडर। तो आप याद रखेंगे 3 सदस्य आते हैं 1946 में ब्रिटिश के कैबिनेट मंडल से, जिसे हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। स्टूडेंट आप इस वीडियो को एक बार कंप्लीटली देख लें, देन उसके बाद इससे जो इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उसको आप जरूर नोट करें, ताकि आपको रिवीजन में इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। सो फाइनली कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव द्वारा अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचा का प्रारूप स्वीकार कर लिया जाता है और किसी तरह से मुस्लिम लीग को ये मनाने में कैबिनेट मिशन सफल हो जाता है। जो प्रारूप तैयार किया जाता है जिसे संविधान सभा का नाम दिया जाता है। ये संविधान सभा वह है जो आने वाले आपके 1000 सालों का फ्यूचर डिसाइड करेगा, जिसमें आज आप और हम जी रहे हैं। सो संविधान सभा का नाम दिया जाता है। अब बारी ये है कि इस मिशन में योजना क्या था, प्रोसीजर क्या था संविधान सभा के गठन करने की। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, ठीक है, देखिए सबको पता है कि जो उस समय इंडिया था वो 2 भाग में बटा था। एक भाग था हमारा देसी रियासत। देसी रियासत का मतलब जिसपे पूरी तरह से राजाओं का शासन था, और दूसरा था स्टूडेंट हमारा ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत इन द सेंस कि जिसपे ब्रिटिश का अधिकार होता था। ठीक है, प्रत्येक प्रांत व देसी रियासतों और राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में अप्रॉक्सीमेट 10 लाख लोगों पे एक सीट की व्यवस्था की जाती है संविधान सभा के लिए। अगर जिस इलाके का, जिस एरिया का 10 लाख जनसंख्या है तो वहाँ से संविधान सभा के लिए एक सदस्य का चयन होगा। संविधान सभा में कुल
389 सीटों में अगर देखा जाए 389 सीटों का चयन होता है, 389 व्यक्तियों का चयन होता है बेसिकली। और अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो ये जो सिलेक्शन है ये इसमें मनोनयन भी होता है और इलेक्टेड भी मेंबर होते हैं, इलेक्टेड भी होते हैं और मनोनीत भी होते हैं। अब ये कैसे सर? देखिए, जो ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष प्रांत वाले जहाँ पे ब्रिटिशों का हुकूमत था, वहाँ से 296 सीटें ये इलेक्ट होकर आते हैं, मतलब ये चुन के आते हैं। ऐसा नहीं था कि इनको किसी को भी उठा करके संविधान सभा का सदस्य बना दिया जाए। लेकिन स्टूडेंट, जो देसी रियासतें थे जिनमें से 93 सीटें आया था उस टाइम, और ये लोग मनोनीत होकर आते थे, मतलब राजा के अधिकार क्षेत्र में था। या तो आप खुद संविधान सभा के निर्माण में आप सदस्य की भूमिका निभाइए, या तो आप अपने किसी प्रतिनिधि को भेज दीजिए। तो यहाँ से समझने वाली बात स्टूडेंट ये है कि 10 लाख लोगों पे एक सीट की व्यवस्था की जाती है। कुल 389 सदस्यों का चयन होता है, जिसमें से 296 सदस्य होते हैं ब्रिटिश भारत के। ब्रिटिश भारत का मतलब जिस पे ब्रिटिश का अधिकार क्षेत्र था, और 93 सदस्य होते हैं देसी रियासतों के, जो राजा के शासन के क्षेत्र में था। ठीक है स्टूडेंट, जो 296 सदस्य होते हैं ब्रिटिश भारत के, उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसमें से 292 सदस्यों का चयन 11 प्रांतों से, जहां भारतीय गवर्नरों का प्रत्यक्ष शासन था, और 4 सदस्यों का चयन होता है दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान, जो आज के टाइम में ये पाकिस्तान में है। वहाँ से 4 सदस्यों का चयन होता है चीफ कमिश्नर प्रांतों में से, एक सदस्य का चयन होता है। यानी समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि 296 सदस्यों में से 296 जो सदस्य होते हैं, उसमें से 292 होता है जहाँ पे गवर्नरों का शासन था, ब्रिटिश गवर्नर का, और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्यों का चयन होता है। तो आप ये याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं। अगर प्रांत में सीट का विभाजन देखा जाए तो प्रमुख 3 समुदाय इसमें शामिल रहते हैं। ठीक है, जिसमें पहला आपका मुसलमान यानी मुस्लिम समुदाय, दूसरा आपका सिख, और तीसरा सामान्य। सामान्य में मुस्लिम सिख को छोड़ करके जितने भी जाति समुदाय के लोग थे वो सामान्य के अंतर्गत आते थे। ठीक है, तो जनसंख्या का अनुपात में बेसिकली सीट का विभाजन होता है। ठीक है, 389, जिसमें आप याद रखेंगे 389 में 296 ब्रिटिश भारत से एंड 93 देसी रियासतों से। क्लियर है स्टूडेंट? ये पॉइंट आप याद रखेंगे, और क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहे हैं एसएससी, एयरफोर्स, नेवी या एनडीए के एग्जाम में, या आप अगर किसी भी स्टेट पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको ये सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सो आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगर देखा जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सदस्यों का प्रत्येक समुदाय द्वारा सदस्यों का चुनाव होता है, चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। ठीक है, और देसी रियासतों के प्रतिनिधियों को चुनाव रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना होता है। सीधी बात यह है कि जो 296 सदस्य होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, और जो आपके 93 है वो होते हैं मनोनीत। मतलब उसे देसी रियासतों के प्रमुख द्वारा चुना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। बिल्कुल सही बात है। 296 ये चुने हुए थे और 93 ये नामांकित थे। क्लियर है? 1946 में 296 सीटों पर इलेक्शन होता है, चुनाव होता है बेसिकली। अब सर 93 पे क्यों नहीं होता है? क्योंकि 93 तो इलेक्टेड थे, मतलब सॉरी नामांकित थे, तो 296 पे होता है। 296 में 208 सीटें पाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग को 73 मिलता है,
15 सीटें आपके अन्य छोटे समूह को प्राप्त होता है। सो आप याद रखेंगे स्टूडेंट, 296 सदस्यों का चुनाव होता है। ये चुनाव कब होता है? तो ये चुनाव होता है हमारा 1946 में, जुलाई अगस्त 1946 में होता है 296 सदस्यों का। और 296 सीट में 208 मिलता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को 73 मिलता है, और ये जो 15 सीट आप देख रहे हैं ये अन्य छोटे समूह को मिलता है। इस प्रकार ये चीज चुनाव के द्वारा निर्धारित होता है कि कितना सीट किस पक्ष में जाएगा। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि भले ही संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से चुनी नहीं गई थी, लेकिन इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला सभी वर्गों को, यहाँ तक कि इसमें महिलाएं भी शामिल थी। याद रखेंगे आप ये पॉइंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे संविधान सभा की कार्यविधि के बारे में कि अब संविधान सभा का तो गठन हो जाता है जिसमें आपके 296 सदस्य होते हैं। ठीक है, फाइनली इसके बाद स्टूडेंट पॉइंट इसमें ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो 389 सदस्यों को लिया गया था, 389 सदस्यों को, उसमें से 93 आपके थे देसी रियासत वाले। देसी रियासत मतलब जिसपे राजा का बेसिकली शासन था। संविधान सभा के बनने के बाद पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। और देखिए, जब भी किसी सभा का आयोजन किया जाता है तो उस सभा को लीड करने के लिए एक अध्यक्ष की जरूरत पड़ती है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। ये बेसिकली कोई इलेक्शन के माध्यम से नहीं, और फ्रांस में एक प्रैक्टिस चलता है फ्रांस में कि किसी भी सभा में अगर कोई सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसको हम उस सभा का अध्यक्ष बना सकते हैं जनरली। सो फ्रांस की प्रैक्टिस के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक के दिन। मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया जाता है और फिर डिमांड की जाती है कि हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक साथ मिलकर नहीं बनाना है, हमारे लिए अलग से देश बनाइए, राज्य बनाइए, और हम कॉन्स्टिट्यूशन अपना खुद बनाएंगे। सो यहाँ बहिष्कार करते हैं और यहाँ से ये लोग इस संविधान सभा को छोड़ करके चले जाते हैं। तो फाइनली हमारे संविधान सभा को बनाने के लिए 299 सदस्य रह जाते हैं फाइनली। ठीक है, दूसरी बैठक होती है स्टूडेंट 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखेंगे आप, यही आगे चल के बनते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले राष्ट्रपति। इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना जाता है। अब ध्यान रखेंगे स्टूडेंट कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है संविधान सभा की, और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। सर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाता है, और ये बी.एन. राव वही व्यक्ति हैं जो म्यांमार के संविधान बनाने में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। सो इस स्लाइड से अगर हमें कोई चीज़ याद रखना है तो इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। दूसरी बैठक 1946 11 दिसंबर, राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष, एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष एंड बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है। देखिए, तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, और नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है संविधान सभा के समक्ष। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रस्तावना बनता है स्टूडेंट।
प्रस्तावना मीन्स प्रियम्बल। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। बेसिकली ये जो प्रस्ताव था, ये जो लिस्ट था, वो भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख मुद्दों के एक उचित सारांश था, समरी था बेसिकली। साथ ही इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे, मूल दर्शन की स्पष्ट झलक थी। इसीलिए तो आज के टाइम हम प्रियम्बल को संविधान की आत्मा कहते हैं, और बड़े विद्वान संविधान की कुंजी, संविधान की आत्मा ये कह के गए हैं। सो यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के हमारा बनता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, यानी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आत्मा। ठीक है, अब इसमें क्या बातें लिखी गई है ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इस चीज़ को अपने बुक से पढ़ सकते हैं। बेसिकली इसमें भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल के बेसिक मूल स्ट्रक्चर के बारे में बातें लिखी गई हैं, जो आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अस्थाई अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उपाध्यक्ष SC मुखर्जी एंड संवैधानिक सलाहकार BN राव। ये इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट, सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन है या संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे और इस डेट को भी आप याद रखेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, 13 दिसंबर 1946 को, और किसने प्रस्तुत किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखेंगे ये वाला पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ जो संविधान सभा था वो एक और काम कर रहा था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा क्या परिवर्तन किया गया, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं तो उससे पहले भी कुछ कानून थे, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और भी सारे एक्ट थे, जैसे भारत शासन अधिनियम, बट वो ऐसे थे जो इसमें अंग्रेजों को ज़्यादा लाभ मिलता था। बेसिकली भारतीय लोगों के साथ उसमें हीन भावना या भारतीय लोगों का जो प्रतिनिधित्व था वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता था। सो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी और ये कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जाने लगा। इसमें 3 परिवर्तन किए गए। पहला ये था कि संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कैसा भी संविधान बना सकती थी, यानी कोई भी संविधान में न्यू प्रोविज़न ला सकती थी विदाउट किसी अंग्रेज के इंटरनल हस्तक्षेप के द्वारा। मतलब अंग्रेज को इसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं थी। भारत के लोग हैं, भारत के लोग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर रहे हैं, तो सारा हक भारतीय लोगों को है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का डिज़ाइन किस तरह से करें। दूसरा परिवर्तन ये था कि भारतीय संविधान जो सभा थी वो एक विधायिका भी बन गई। मतलब जो कानून बनाने का कार्य भी काम करने लगी। एक दिन भारत के संविधान का निर्माण कर रही थी और वही संविधान सभा अगले दिन या दूसरे दिन संसद की तरह भी काम कर रही थी। तो आप ये सवाल एक समझ सकते हैं कि भारत के संसद का जन्म संविधान सभा के साथ ही हो गया था। 2 कार्य था इनका। पहला कार्य था संविधान का निर्माण और दूसरा कार्य था देश के लिए विधि का निर्माण, रूल बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है, संविधान जो सभा है, वो देश को रेगुलेट करने के लिए रूल बना रहा है, यानी नियम बना रहा है, विधि बना रहा है। थर्ड परिवर्तन ये था, मुस्लिम लीग के सदस्यों के विभाजन के उपरांत अलग हो जाने से संविधान सभा में 299 लोग रह जाते हैं। इसका मतलब ये है कि कंप्लीट संविधान बनाने में 299 लोगों का कंप्लीट योगदान था। तो आइए बात करते हैं आगे अगले पॉइंट्स के बारे में। देखिए, किसी भी चीज़ को लीड करने के लिए, संचालित करने के लिए एक टीम होना चाहिए, एक टीम वर्क होना चाहिए। सो संविधान सभा द्वारा कुछ इम्पॉर्टेंट कार्य किया गया। सबसे पहला होता है
22 जुलाई 1947। ये स्लाइड स्टूडेंट एग्ज़ाम के लिए एकदम इम्पॉर्टेंट है। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये यूपी पीसीएस 2020 में प्रश्न आया हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज झंडा तिरंगा को कब अपनाया गया। सो आप याद रखेंगे 22 जुलाई 1947 को। आज़ादी से पहले ही अपना तिरंगा हम सेलेक्ट कर चुके थे। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है, उससे कुछ ही दिन पहले हम अपना राष्ट्रीय ध्वज सेलेक्ट कर लेते हैं, तिरंगा। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को ग्रहण किया जाता है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत जनगण मन वंदे मातरम, और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। सो स्टूडेंट, ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड से सीधे फैक्चुअल सवाल पूछ लिए जाएंगे कि राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रपति कब बनाया गया, बेसिकली राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, और राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत कब ग्रहण किया। सो ये वाला स्लाइड एकदम इम्पॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप इसको छोड़ नहीं सकते। सो आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। चार्ट बना करके बार बार देखने से ये स्लाइड इजीली याद हो जाएगा। अब हम ये जानेंगे कि ये खूबसूरत संविधान बनाने में कितना टाइम लगा, पैसे कितने लगे, और कितना संघर्ष से जूझना पड़ा हमारे भारतीय संविधान सभा के सदस्यों को। सो स्टूडेंट, 2 साल 11 महीने 18 दिन, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग जाते हैं, अप्रॉक्सीमेट 3 साल। अगर और 12 दिन काम कर लिए जाते तो 3 साल कंप्लीट हो जाते। इस संविधान सभा में कुल 11 बैठकें होती हैं, याद रखेंगे 11 बैठक होती है। अंतिम बैठक 24 जनवरी को होता है, तो कुल मिला के 12, ठीक है। संविधान सभा में 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया जाता है, तब जाके हमारा संविधान बनता है। ऐसे ही थोड़ी ना, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का संविधान, और कुछ लोग इसके आलोचक भारत के संविधान को नकलची संविधान भी कहते हैं कि नकल करके बनाया गया है। सो ठीक है, कोई चीज़ अगर अच्छा है तो उसे नकल करके ले लेना चाहिए, इसमें कोई शिकायत नहीं है। इसके प्रारूप पर 114 दिन विचार किए जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बेसिकली, क्योंकि ये एक दिन के लिए नहीं बनाया जा रहा है, एक दशक के लिए नहीं बनाया जा रहा है, ये आने वाले सैकड़ों हजारों साल की पीढ़ियों का भविष्य निर्धारित करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको आज़ादी देता है पढ़ने की, स्कूल जाने की, नौकरी करने की, तो ये संविधान कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी हम भारतवासियों के लिए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में अंतिम बैठक होता है। याद रखिए 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस, भारत को गणतांत्रिक देश का दर्जा मिलता है 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से 51-52 में हुए आम चुनाव से एक नए संसद का निर्माण किया जाता है। जैसे ही नए संसद का निर्माण किया जाता है तो भारत की जो संविधान सभा थी वो विधि बनाने का काम करती थी, उसका काम अब बंद हो जाता है। अब नया संसद आता है 1951-52 में, और 1952 में जो अंतरिम संसद जो विधायिका का काम करता था हमारा संविधान सभा, वो समाप्त हो जाता है, और पहली बार निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में जन्म लेता है। जो आज के टाइम में लोकसभा और राज्यसभा है, इसका जन्म बेसिकली 1952 में होता है फर्स्ट टाइम। अगर पैसे की खर्च की बात करें स्टूडेंट, तो अप्रॉक्सीमेट 64 लाख रुपए का खर्च होता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को और डिज़ाइन करने में, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। सोचिए 64 लाख रुपए, ये 1946-47 या 49 की बात है, 49-50 की बात है, तो ये 64 लाख उस टाइम के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं। पूरी संविधान को अस्थायी रूप से लीड करने के लिए, संचालित करने के लिए, व्यवस्थित ढंग से प्रिपेयर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया जाता है। कुछ बड़ी समितियाँ, कुछ छोटी समितियाँ। सो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वाली है बड़ी समितियाँ।
याद रखेंगे स्टूडेंट, ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल इससे पूछ ले जाते हैं। संघ समिति, संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इन्हें संघ समिति का अध्यक्ष चुना जाता है। संघीय संविधान समिति, बड़ा इसमें कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट कभी, बट इसमें इंपॉर्टेंट वाला क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू ही। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति मोस्ट इम्पॉर्टेंट समिति, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये आपका, डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान के जनक और जननी कहे जाने वाले अम्बेडकर साहब प्रारूप समिति के हेड होते हैं। 6 अन्य सदस्य इसमें और होते हैं इनके साथ, आगे अभी हम बात करेंगे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो इस स्लाइड से आप याद कर सकते हैं कि संघ समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, ये जो संघीय टाइप के हैं इसके जो हेड हैं हमारे नेहरू जी हैं। और याद रखेंगे ये जो प्रांतीय समिति है इसके हेड हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके साथ साथ प्रांतीय के साथ साथ ये अल्पसंख्यक संबंधी और मूल अधिकारों संबंधी भी हेड है इसके, ठीक है। प्रारूप समिति इसको आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और प्रारूप समिति के हेड को नहीं जान रहे हैं तो इसका मतलब यही है आप गंभीर से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, गंभीरता के साथ। कुछ और जुड़ी समितियां हैं, जैसे मूल अधिकार उप समिति JV कृपलानी को चुना जाता है, और अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, ये वही है जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यों के लिए, राज्यों से समझौता करने वाली समिति जवाहरलाल नेहरू। यानी 3 समितियों के हेड होते हैं जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और ये राज्यों के लिए समिति। संचालन समिति, ये भी इंपॉर्टेंट वाला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते हैं। सो अगर इसमें आपको याद करना है पूरे समितियों के बारे में तो मैं आपको एक बार टिक कर दे रहा हूँ कि कौन कौन समितियों को आप याद रख सकते हैं। पहला आप याद रख सकते हैं संघीय शक्ति समिति, ठीक है। प्रारूप समिति, इसको भूलना नहीं है। मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी समिति, इस स्लाइड से आप 3 याद कर सकते हैं। इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है, देन ये आप दोनों याद कर सकते हैं। वैसे एग्ज़ाम में कोई भी पूछ सकता है किसी भी समिति के बारे में, कोशिश आप ये करेंगे कि सारी समिति को इजीली याद कर लेंगे, एक रट्टाफिकेशन लगा लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, और कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि सर स्पेशली इस टॉपिक पे दिक्कत है। मैं कमेंट में आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। और या आप किसी भी, अगर आपको वीडियो में टॉपिक में कन्फ्यूज़न आ रहा है, एक बार पुनः एक बार और वीडियो देखें, और देखने के बाद अपने एक बार बुक को पढ़ें, आपका सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। और मेरे ख्याल से अगर आप इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आप अपने बुक को एक बार पढ़ करके ईमानदारी से एक छोटा सा नोट्स बना रहे हैं और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेट 90 to 95% क्वेश्चन आप इजीली डील कर लेंगे, ये मेरा वादा है एकदम। क्लियर है स्टूडेंट? सो नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। कुछ छोटी समितियाँ भी थी संविधान को बनाने में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दुनिया में जो बड़े लोग हैं वही कुछ कर पाएंगे, छोटे लोगों का भी कुछ अपना इम्पोर्टेंस है। सो छोटी समितियाँ हैं, ठीक है। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, यही बनते हैं आगे चल के लोकसभा के प्रथम स्पीकर, प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए स्टूडेंट कि प्रेजेंट टाइम में लोकसभा की स्पीकर कौन है। क्लियर है? वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? आपको इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी जी हैं, होते हैं उस टाइम। सदन समिति हमारे होते हैं पट्टाभी सीतारमैया। एंड राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति फिर से हमारे प्रेसिडेंट साहब यानी डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद होते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे, छोटी समितियां में 4 हैं बेसिकली, और ये इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है बट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट वाली जो समिति है हमारा, सबसे इम्पॉर्टेंट वो है हमारी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का मतलब ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी प्रारूप क्या होगा बेसिकली। देखिए, जैसा कि हम सभी मानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सबसे जो बड़ा सहयोग है, बड़ा हाथ है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। और अद्भुत प्रतिभा के वो बहुत धनी थे, बहुत बड़े विचारक थे, जिन्होंने इतने खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को दिया। उनके लिए सब नहीं है मेरे पास। ठीक है, आइए इनकी समिति को देखते हैं। प्रारूप समिति के हेड होते हैं भीमराव अंबेडकर। बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में शामिल थी। सबसे इम्पॉर्टेंट गठन होता है 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन होता है। अध्यक्ष समेत इसमें 7 सदस्य होते हैं। बेसिकली अध्यक्ष हमारे अंबेडकर जी रहते हैं। 6 और सदस्य होते हैं, आगे हम लोग अभी देख रहे हैं कौन कौन वो होते हैं। इस समिति की प्रमुख जिम्मेदारी थी संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करना। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न लाए जाएंगे उसका प्रारूप कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस समिति के बेसिकली हाथ में था कि नेचर कैसा होगा किसी भी रूल का, किसी भी लॉ का। और अंबेडकर साहब का निर्वाचन होता है पश्चिम बंगाल से, और बेसिकली मुंबई से इनका जब इलेक्ट नहीं हो पाए थे, हार गए थे, तो इनकी प्रतिभा को देख करके बंगाल से इनका पुनः निर्वाचन किया गया, ताकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक नया रूप मिल जाए, और उसका एग्जाम्पल आज हम देख पा रहे हैं। अध्यक्ष रहते हैं, प्रारूप समिति के सदस्य के बारे में बात करते हैं। अध्यक्ष रहते हैं हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी। और सदस्य की अगर हम बात करें तो एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी कृष्णा मचारी। ये 6 अन्य सदस्य होते हैं। टोटल अंबेडकर साहब को लेकर 7 सदस्य होते हैं। इसको हम इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। 2013 में एग्ज़ाम में पूछ लिया गया स्टूडेंट यूपी पीसीएस में कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वी.आर. अंबेडकर। ठीक है, एन माधवराव इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली, क्योंकि स्वास्थ्य के कारणों से त्यागपत्र दे दिए थे। बी.एल. मित्र। कृष्णामाचार्य डी.पी. खेतान की मृत्यु होने के पश्चात ये उसके सदस्य बनाए जाते हैं। इस 2 स्लाइड से आप याद रखेंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अंबेडकर, बाकी के अन्य सदस्य का नाम याद रखेंगे, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, एन टी कृष्णामाचारी। 29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन होता है। क्लियर है, याद रखेंगे आप इन दोनों पॉइंट को। अंबेडकर जी से जुड़ा एक नोट पॉइंट है, जब ये प्रारूप समिति प्रारूप पेश कर रहा था तो उसमें चर्चाएं चल रही थी। 3 प्रकार के वाचन हुए, जिसमें एक बार पहली बार रखा जाता था उसके प्रारूप को, देन सेकंड वाचन में डिस्कशन हुआ करता था, एंड ये सब संविधान सभा में हुआ करता था, और थर्ड वाचन में आपका डिसाइड किया जाता था कि कौन सा रहेगा और कौन सा हटाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन से। तृतीय वाचन के दौरान अंबेडकर द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पारित किया जाता है, और ये सवाल पूछा जाता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव किसने पारित किया था? भीमराव अंबेडकर ने। 26 नवंबर 1949 को प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, और इसी 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके पूरी तरह से तैयार हो जाता है, बट लागू पूरी तरीके से नहीं होता है स्टूडेंट, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे क्यों नहीं 26 नवंबर 1949 को लागू होता है।
जब संविधान बनता है तो संविधान में प्रस्तावना एक होता है, प्रियम्बल होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट पेज होता है ना, वो आपका प्रियम्बल ही होता है। ये वही प्रियम्बल है जो जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। आज का वो प्रियम्बल है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद होते हैं, 22 भाग होता है और 8 अनुसूचियां होती है। आज अनुच्छेद 400 से भी अधिक हो गए हैं, अप्रॉक्सीमेट 25 भाग हो गए हैं और 12 अनुसूचियां हो गई है आज के टाइम में। स्टूडेंट आप ये ध्यान रखेंगे। प्रस्तावना को पूर्ण संविधान लागू होने के बाद लागू किया जाता है। जो प्रियम्बल है, बेसिकली सिंपल बात है कि किसी भी चीज़ की जो समरी लिखी जाती है, प्रस्तावना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक समरी था, यानी सारांश था बेसिकली। तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, किसी भी बेसिकली आप कह सकते हैं चैप्टर का, स्टोरी का जो समरी लिखा जाता है, वो लिखा जाता है आपका स्टोरी लिखने के बाद। तो कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया गया, देन उसके बाद इसकी समरी लिखी गई, उसी को प्रस्तावना कहा जा रहा है। और ये 26 जनवरी 1950 के बाद लागू होता है बेसिकली। भारतीय संविधान के पिता आधुनिक मनु की संज्ञा अम्बेडकर साहब को दिया जाता है और संविधान सभा के जनक और जननी दोनों की संज्ञा इन्हें दी जाती है, भीमराव अम्बेडकर जी को। सो क्लियर है। इस स्लाइड में आप याद रखेंगे स्टूडेंट, मेन जो इसमें पॉइंट है कि द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, किसने पारित किया? अम्बेडकर साहब ने। 24 नवंबर 1949 को ये प्रस्ताव पारित हो जाता है। इसी तारीख को संविधान बन के तैयार हो जाता है। प्रस्तावना उसमें रहता है, 395 अनुच्छेद रहते हैं, 22 भाग रहता है और 8 अनुसूचियाँ रहती है, जो कि वर्तमान में बदल गई हैं। ठीक है। प्रस्तावना को बाद में लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 के बाद, पूर्ण रूप से जब संविधान लागू हो जाता है उसके बाद। भारतीय संविधान के पिता इन्हें कहा जाता है, आधुनिक मनु कहा जाता है और संविधान के जननी और जनक दोनों कहा जाता है। देखिए, संविधान सभा में की जो वाचन की हम बात कर रहे थे कि जो प्रारूप समिति थी और उनके प्रारूप पे डिस्कशन होता था 3 स्टेप में। पहली वाचन होता है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरी वाचन होता है इसमें 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक। दूसरा वाचन होता है स्टूडेंट 15 नवंबर 1948 को, 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। एंड थर्ड और लास्ट होता है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। ये डेट आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है। देखिए, 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बन के तैयार होता है तो इसमें कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए जाते हैं। बेसिकली पूर्ण रूप से संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, बट नागरिकता से संबंधित, चुनाव से संबंधित, संसद से संबंधित और अस्थायी व परिवर्तनशील नियम या छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान लागू किए जाते हैं, जिसमें आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 ये नागरिकता से संबंधित, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 91, 92, 93 ये स्वतः ही लागू कर दिए जाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए आप अब लॉ के अनुसार चलेंगे। सो इसीलिए टोटल आर्टिकल 15 आर्टिकल लागू कर दिए जाते हैं। शेष आर्टिकल्स यानी पूरा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, और ये दिन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट दिन होता है। 26 जनवरी 1950 से ही हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में इस डे को मनाया जाता है कि भारत एक स्वतंत्रिक देश हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन भारत एक गणतांत्रिक देश बना 26 जनवरी 1950 को। और ये दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1929 में लाहौर अधिवेशन में 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। तो 1930 में पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया जाता है 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया जाता है।
कि अंग्रेज़ों से हम पूर्ण स्वराज्य लेकर रहेंगे, और इस डेट को इसीलिए निर्धारित किया जाता है संविधान को पूर्ण रूप से लागू होने की तिथि को। ठीक है, इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, और मैंने अभी आपको बताया कि इसीलिए चुना गया। इसी दिन 1930 को भारतीय संविधान में बेसिकली इसको लागू करने के लिए निर्णय लिया गया। अगर कुछ इंपॉर्टेंट आवश्यक तथ्य के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, जिसको आइए हम एक एक करके जान लेते हैं। संविधान सभा द्वारा हाथी के प्रतीक को मुहर के रूप में अपनाया गया, हाथी को बेसिकली। सर BN राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव बनाया गया, सचिव नियुक्त किया गया HVR अयंगर को। LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया। और भी सारे फैक्ट्स हैं, सो इम्पॉर्टेंट वाले हमने लिया है, डिस्कस किया है। सो स्टूडेंट, जितने स्लाइड के बारे में मैंने डिस्कस किया है, यह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इस वीडियो को कम्प्लीटली एक बार देखें, और जो भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखें। सो स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट किसी दूसरे चैप्टर के साथ। कंप्लीट ये हमारा चैप्टर हुआ संविधान सभा। आप इतने लेक्चर को एक बार पढ़ करके रिवीजन करके किसी भी एग्ज़ाम में जा रहे हैं, SSC, एयरफोर्स, नेवी या NDA या किसी भी स्टेट पुलिस के एग्ज़ाम में, 90 to 95% क्वेश्चन इस टॉपिक से आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।